केम छो वाला भाईओ बहनों। हिंदी मेथडना एटले के पद्धतिशास्त्रना 3 भाग आपणे पूरा करी चूक्या छीए। आजे चौथा भागनी अंदर पद्धतिनी अंदर अने परीक्षानी दृष्टिए खूब अगत्यना कही शकाय तेवा प्रश्नोनी चर्चा छे आपणे करवानी छे। टाट एचएस मेन्स परीक्षा में 20 मार्कनु पद्धति पूछावानुं होय छे, परंतु घणी वखत 20 करता ओछा पण मार्क रहे छे, क्यारेक 20 करता वधी पण जाय छे। एटले एके प्रश्न आपणो रही न जाय ए माटेना आपणे पूरता प्रयत्नो छे। पद्धति विषय छे खूब लांबो छे, पाठ्यपुस्तक खूब मोटुं छे, एमांथी क्यांथी ए प्रश्न पूछे ए आपणे समजी शकता न होय, पण मोटा भागना बनी शके एवा प्रयत्नो छे आपणे मूकવાનો प्रयत्न करेलो छे। आप सौ जाणो छो के 3 भाग अगाऊ पूरा करी चूक्या छे अने आ चौथा भागनी अंदर पण आपणे एनी माहिती छे लेवा जई रह्या छीए। घणा बधा विद्यार्थीओ आनी पीडीएफ छे लई लीधी छे। जे व्यक्तिओ एटले जे विद्यार्थीओ भाईओ बहनों लई शक्या नथी तेना माटे आ विडियो खरेखर खूब महत्वनो रहेशे, कारण के नजीवी किंमत छे, तेम छतां तमे न लई शकता तो विडियो जोईने पण तमे तैयारी करी शको। वधारे समय नहीं लेता जोईए आपणे हिंदी भाषा शिक्षणना पद्धति अने एना जे गई काले जे विडियो एटले के अगाउना जे विडियो हतो त्यांथी आगळना प्रश्नोथी शरूआत करीए। गई काले आपणे 28 प्रश्न सुधी जोयेला, जे 29मा प्रश्नथी छे शरूआत करवानी छे। एमां प्रश्न छे कि शिक्षण में मनोविज्ञान की पारखी होना शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? तो एना आंसर है, हिंदी शिक्षक को मनोविज्ञान की गहरी समझ होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह शिक्षण को प्रभावी बना सके। मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक छात्रों की अवस्था और स्तर के अनुरूप सटीक उदाहरण दे पाता है। वह छात्रों के मनोभावों को समझकर विशेष को उनके लिए प्रासंगिक बना सकते हैं। बढ़ती आयु के साथ होने वाले व्यवहार परिवर्तनों को समायोजित करने में वह ज्ञान बहुत सहायक होता है। मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक छात्रों के संवेगों का उदात्तीकरण कर सकता है। यह शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करने की क्षमता देता है। इसके बिना शिक्षक छात्रों की मानसिक उलझनों और समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। अतः एक सफल शिक्षक वही है जो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी है। त्यार पछीनो प्रश्न है, भाषा शिक्षक में मौलिक चिंतन के गुण का क्या महत्व है? तो एना जवाब में है, अध्यापक को केवल विद्वानों द्वारा कही गई बातों को पढ़कर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं भी चिंतनशील होना चाहिए। नए ज्ञान के विकास और स्वतंत्र चिंतन के लिए मौलिकता का होना अनिवार्य है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के लिए हिंदी शिक्षक में मौलिक चिंतन का गुण होना ही चाहिए। इसके माध्यम से वह समाज की रूढ़ियों और अर्थहीन परंपराओं से छात्रों को मुक्त दिला सकता है। मौलिक विचारों से ही समाज को नए रूप में सृजित किया जा सकता है। शिक्षक को छात्रों की स्वयं के विचार विकसित करने और मौलिक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह गुण शिक्षण को यांत्रिक होने से बचाता है और उसे रचनात्मक बनाता है। अतः नया युग नए विचारों की मांग करता है, जिसमें शिक्षक की भूमिका अहम है। 31वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान को स्पष्ट करें। तो एना जवाब है, एक योग्य शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। समस्याओं के समाधान के लिए उसे परंपरागत तरीकों के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा की समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढता है। इसमें वह अध्यापन के साथ साथ समस्याओं को दूर करने की योजना को क्रियान्वित भी करता रहता है। इससे न केवल छात्रों की कठिनाइयाँ दूर होती है, बल्कि शिक्षक की स्वयं की कार्यप्रणाली में सुधार होता है। हिंदी शिक्षक को कार्य विश्लेषण और शैक्षिक निर्देशन का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह अनुसंधान कक्षा के वातावरण को सीखने के अनुकूल बनाने में मदद करता है। अतः क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की वैश्विक दक्षता का एक महत्वपूर्ण अंग है। बीजो एटले के 32मो,
शिक्षक के सद्व्यवहार और उदार दृष्टिकोण का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिंदी शिक्षक का दृष्टिकोण सदैव उदार, सहिष्णु और सहयोग की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। शिक्षक का यह सद्व्यवहार छात्रों को उच्च कोटि के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि शिक्षक संकुचित या सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखता है तो उसका बुरा प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने चरित्र और आदर्शों के द्वारा छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने वाले शिक्षक का वे अधिक सम्मान करते हैं। शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए ताकि छात्र उन पर पूरी श्रद्धा रख सके। जब छात्र शिक्षक के गुणों से प्रभावित होते हैं तभी वे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अतः शिक्षक का व्यवहार ही छात्रों के चरित्र निर्माण की नींव है। 4 प्रश्न જોઈએ। भाषा की परिभाषा और उसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा उसके लिए एक अनिवार्य सामाजिक साधन है, जिसके माध्यम से वह अपने विचारों और इच्छाओं का आदान प्रदान करता है। विभिन्न विद्वानों जैसे पाणिनि ने इसे व्यक्त वाणी कहा है, जबकि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार यह व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता की वाहक भी है। यह समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है और मानवीय चिंतन का मुख्य आधार बनती है। भाषा की सहायता से ही मनुष्य अपने संचित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा पाता है। यह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है और उसके सामाजिक व्यवहार को व्यवस्थित करती है। किसी भी समाज के विकास और प्रगति की कल्पना भाषा के बिना असंभव है, क्योंकि यह हमारे अनुभवों को स्थायित्व प्रदान करती है। अतः भाषा मानव समाज के श्रम विभाजन और कार्य संचालन के मूल में स्थित है। 34वां प्रश्न। भाषा की प्रमुख विशेषताओं और उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अर्जित संपत्ति है, जिसे मनुष्य समाज में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यह पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि एक गुजराती बालक यदि बंगाल में पलता है तो वह बंगाली सीखेगा। भाषा परंपरागत होती है, परंतु इसमें निरंतर परिवर्तन होना रहता है। इसके लिए इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर गति करती है। जैसे प्राचीन संस्कृत के कठिन शब्द आधुनिक भाषाओं में सरल हो गए हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित वाक्य रचना होती है, जो उसे अन्य भाषाओं से अलग करती है। भाषा का विकास स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर होता है। जहाँ आरंभ में केवल स्थूल भाव व्यक्त होते थे और बाद में जटिल विचार की अभिव्यक्ति संभव हुई। यह एक सामाजिक शक्ति है जो व्यक्ति को उसके परिवेश के साथ जोड़ती है और उसके चिंतन की भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाएं तय करती है। भाषा के विविध रूप जैसे बोली, उपबोली और साहित्यिक भाषा इनके जीवंत होने का प्रमाण है। 35वां प्रश्न है। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक क्रम और शिक्षण सूत्रों को महत्व समझाइए। तो भाषा शिक्षण का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना माना जाता है। बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है और अंत में पढ़ना लिखना सीखता है। शिक्षण के दौरान ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का पालन करना चाहिए, जहाँ बालक के पूर्व ज्ञान को नए विषय से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते हुए पहले सरल वाक्यों को फिर कठिन वाक्यों को शिक्षण देना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर सूत्र के अनुसार पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान देकर फिर सूक्ष्म सिद्धांतों को समझना प्रभावशाली होता है। पूर्ण से अंश की ओर बढ़ते हुए पहले पूरे वाक्य या कहानी का परिचय देना चाहिए और फिर उसके अंगों का विश्लेषण करना चाहिए। आगमन से निगमन की ओर बढ़ते हुए पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए
और फिर उनसे व्यवहार नियम निकलवाने चाहिए। इन सूत्रों का सही प्रयोग करने से शिक्षण का कार्य बोझिल नहीं होता और छात्र रुचिपूर्वक सीखते हैं। ત્યારબાદ છે ભાગ 2 ની અંદર હિન્દી શિક્ષણ કે ઉદ્દેશ્ય ઓર વિદ્યા। તો એની અંદર હિન્દી ભાષાના સામાન્ય અને વિશેષ ઉદ્દેશ્યવાળો પ્રશ્ન છે। પછી ભાષા શિક્ષણની પ્રત્યક્ષ વિધિ કોને કહેવાય એનો વિષય છે પ્રશ્ન। પરોક્ષ વિધિ, ડૉક્ટર વેસ્ટ વિધિ, આ બધી જ વિશે મિત્રો આપણે ગહન વિધિ છે, વ્યાખ્યાન વિધિ છે, તો આ બધા વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। ત્યારબાદ પાઠ આયોજનના પ્રશ્નો છે। આમ એક પછી એક ખૂબ સારા પ્રશ્નો છે આપણે વાંચવાના છે, પરંતુ આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ। હવે પછી જ્યારે મળીશું ત્યારે આ બધા પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીશું। ત્યાં સુધી દરેકને પરીક્ષાની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ।